हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायवा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैक्स वेबर के बारे में। तो मैक्स वेबर का योगदान लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी रहा है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो मैक्स वेबर के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इनका नौकरशाही का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, तो नौकरशाही के सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि जो मैक्स वेबर थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, इसके बाद में इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है और इसके बाद में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्स वेबर के पहले जन्म के बारे में देखिए। तो मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1864 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि एरफुर्ट थिंगिया, ये आता है जर्मनी में। ठीक है फ्रेंड, तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था एरफुर्ट नामक स्थान पर। फिर इसके बाद में इनकी शिक्षा कहाँ से होती है? तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, याद रखना आपको, हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय से। वेबर ने अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और विधि की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्स वेबर थे, तो मैक्स वेबर ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी योगदान दिया है, अर्थशास्त्र में, और इसका समाजशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में भी इनका विशेष योगदान रहा है। इसके बाद फिर 1885 ईस्वी में, याद रखना आपको, तो 1885 ईस्वी में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय, बर्लिन जर्मनी की राजधानी होती है, तो बर्लिन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद फिर 1889 में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग कंपनी ड्यूरिंग द मिडिल एजेस पर इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया था और इसके बाद इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद में 1892 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में ये विधि व्याख्याता के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें, तो इनकी मृत्यु कब होती है मैक्स वेबर की? तो मैक्स वेबर की मृत्यु 56 वर्ष की अवस्था में 14 जून 1920 को हो जाती है। और कहाँ पर इनकी मृत्यु भी जर्मनी में ही हुई थी। और किस कारण से होती है? तो इन्हें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इन्फ्लुएंजा एक रोग होता है जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अब इसके बाद में इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखना होगा। तो कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? तो पहली रचना देखिए इनकी 1891 में। तो 1891 में इनकी पहली रचना थी जिसका नाम था रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री इन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर स्टेट एंड प्राइवेट लॉ। ठीक है, तो ये इनकी प्रथम पुस्तक है और यह कब प्रकाशित होती है? तो आपको याद रखना है, तो 1891 में यह प्रकाशित होती है किताब, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली बुक आती है इनकी समीक्षा। 1903-4 में, 1903-1904 में यह प्रकाशित होती है। इसके बाद फिर अगली इनकी बुक आती है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यह भी 1904 और 1905 में प्रकाशित होती है। फिर इसके बाद में अगली बुक का नाम आता है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। 1919 में यह प्रकाशित होती है। इसके बाद फिर अगली बुक का नाम आता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो पहली बार यह पुस्तक 1921 में प्रकाशित होती है। फिर इसके बाद में 1968 में, 1968 में वेडमिंस्टर न्यूयॉर्क के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क कहाँ पर आता है? तो न्यूयॉर्क ये अमेरिका में आता है। तो अमेरिका से भी इनकी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था। तो कौन से पुस्तक का प्रकाशन हुआ था? इकोनॉमी एंड सोसाइटी का। इसके बाद फिर अगले बुक का नाम है इनकी द सिटी, 1921 में प्रकाशित होती है। फिर इसके बाद में अगली बुक का नाम आता है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। यह 1922 या 1922 में प्रकाशित होती है। अगली बुक आती है इनकी फ्रॉम मैक्स वेबर एसेस इन सोशियोलॉजी। तो इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन के द्वारा 1946 में इसका प्रकाशन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले इनकी रचना होती है कि द
थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यह पुस्तक A.M. हेंडरसन तथा टालकट पार्सन्स के द्वारा अनुवादित की गई थी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस न्यूयॉर्क द्वारा 1947 में इसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर 1947 में इसका प्रकाशन हुआ और पहली बार यह 1927 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगली आती है द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस। तो इसका अनुवाद एडवर्ड ए सील तथा हेनरी ए फिंच इसके द्वारा किया गया था और फ्री प्रेस न्यूयॉर्क के द्वारा 1949 में यह पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है, तो अगले इनकी रचना का नाम है कि वर्स्ट या वर्ड्सशाफ्ट एंड गेसलैक्शाफ्ट। ये वेबर की मृत्यु के बाद अपूर्ण पुस्तक थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्स वेबर की वह कौन सी रचना है जो अधूरी है या अपूर्ण थी। तो इस रचना को पूरी नहीं लिख पाए थे क्योंकि इसी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में वेबर की मृत्यु के पश्चात अंतिम व्याख्यान उनका छपा था, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री के नाम से 1920 में प्रकाशित किए गए थे। तो मैक्स वेबर की जब मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ समय पहले ही उनका ये आखिरी व्याख्यान था, अंतिम व्याख्यान था, जो उनकी मृत्यु के बाद में इसे प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए, तो वेबर ने अपने दो महत्वपूर्ण लेख, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहला लेख है कि रसिया द सिचुएशन ऑफ वर्जियस डेमोक्रेसी इन रसिया, ये इनका पहला लेख है। दूसरे लेख का नाम आता है कि रसिया ट्रांजिशन टू सैन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये भी प्रकाशित होता है। तो ये दो इनके लेख थे। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेबर के दो लेख कौन से हैं, तो ये दो लेख आपको लिखना होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्स वेबर ने दो महत्वपूर्ण लेख लिखे थे, उनके नाम बताइए। ठीक है, तो ये नाम आपको लिखना है, या किसी एक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मैक्स वेबर ने जो व्याख्यान दिया था तो वह किस नाम से छपा था या वह किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं, कुछ लेख और इसके बाद में इनके कुछ व्याख्यान, इसके बारे में आपको हमने बताया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे 3-3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, इसमें मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है ब्यूरोक्रेसी का या नौकरशाही का। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें नौकरशाही का अर्थ, तो नौकरशाही शब्द जो होता है वह अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है कर्मचारी तंत्र। कर्मचारी तंत्र मतलब जितने भी कार्मिक होते हैं तो उन सभी को क्या कहा जाता है, नौकरशाह कहा जाता है। अब जो ब्यूरोक्रेसी शब्द होता है, तो ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका फ्रांसीसी भाषा में अर्थ क्या होता है, तो इसका फ्रांसीसी भाषा में अर्थ होता है लिखने की मेज या डेस्क। फिर इसके बाद में दूसरा इसमें क्रेसी, तो जो क्रेसी शब्द होता है, तो क्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्रेटिन शब्द से हुई है। ठीक है, किस शब्द से हुई है, क्रेटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सशक्त होना। ठीक है, तो इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है डेस्क सरकार या सशक्त सरकार, ये इसका अर्थ होता है। अब सरल भाषा में आप याद रखिए कि हमारे प्रशासन में जितने भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या नौकरशाही कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आगे देखिए कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। तो दो अर्थ कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक होता है इसमें प्रथम, तो पहला अर्थ इसका यह होता है कि प्रशासन के कार्य
और पद्धतियाँ। तो प्रशासन के जितने भी कार्य होते हैं, पद्धतियाँ होती हैं, ये इनको सबको ब्यूरोक्रेसी में या नौकरशाही में शामिल किया जाता है। फिर दूसरा इसका अर्थ होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों का समूह। तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी को मिलाकर कहा जाता है नौकरशाही। तो ये दो इसके अर्थ होते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि जो नौकरशाही होता है तो नौकरशाही के 2 अर्थ कौन कौन से होते हैं। तो ये 2 अर्थ फिर आपको एग्जाम में लिखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1745 ईस्वी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। उन्होंने तत्कालीन फ्रांस की अर्थव्यवस्था को नौकरशाही की विफलता माना था और उनका यह कहना था कि हमारे फ्रांस में ब्यूरोमेनिया नामक एक बीमारी फैली हुई है जिसने फ्रांस में कहर ढा रखा है। ये इन्होंने कहा था विंसेंट डी गोर्ने ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर फ्रेंच एकेडमी शब्दकोश के द्वारा इसकी परिभाषा क्या है, ब्यूरोक्रेसी की या नौकरशाही की। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाती है कि शासकीय कार्यालयों के अध्यक्षों तथा कर्मचारियों की शक्ति और प्रभाव, यही ब्यूरोक्रेसी होती है या यही नौकरशाही होती है, ठीक है। अब इसके बाद में नौकरशाही शब्द का प्रयोग प्रशासन के कार्यों, पद्धतियों, प्रशासकीय अधिकारियों के समूह के रूप में किया जाता है। इसके बाद फिर आरंभिक मतलब शुरुआत में लेखकों में नौकरशाही को परिभाषित करने वाले जिन विद्वानों के नाम आते हैं तो उन विद्वानों के नामों में नाम आता है कार्ल मार्क्स का, मैक्स वेबर का। इसके बाद फिर रॉबर्ट मिचेल्स। ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने नौकरशाही पर परिभाषा लिखना शुरू किया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर कार्ल मार्क्स ने सरकारी संगठन के निकाय में नौकरशाही की भूमिका की कल्पना भी की है। इसके बाद फिर अब देखिए फ्रेंड, इसमें इंग्लैंड में 1830 से 1839 में निर्धन सहायता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपायों के केंद्रीकरण के विरोध में यह शब्द प्रचलित हुआ था। इसके बाद फिर थॉमस कार्लाइल, तो थॉमस कार्लाइल इसे महाद्वीपीय कंटक कहते थे, किसको, नौकरशाही को। और कार्लाइल का यह विश्वास था कि नौकरशाही यूरोपीय महाद्वीप को ही पीड़ित करती थी एवं ग्रेट ब्रिटेन इससे मुक्त था, किंतु वास्तव में नौकरशाही केवल यूरोप तक ही कभी भी सीमित नहीं थी, ये उसके बाहर भी पाई जाती थी, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कहा था इन्होंने कार्लाइल ने। अब इसके बाद फिर 1895 में इस शब्द को और अधिक व्यवस्थित रूप से इसकी व्याख्या की जाती है। तो व्यवस्थित रूप से इसकी व्याख्या करने का श्रेय गिटानी मोस्का को दिया जाता है। तो गिटानी मोस्का ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट्री डे साइंस पॉलिटिका, ठीक है। इसमें इन्होंने नौकरशाही का वर्णन किया था। इसके बाद फिर इसका अनुवाद किया जाता है। तो इस रचना का अनुवाद किस नाम से हुआ था, तो दी रूलिंग क्लास अर्थात शासक वर्ग के नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद 1939 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें नौकरशाही को बड़े साम्राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक बताया गया था और यहाँ बड़े साम्राज्य का आशय उन सभी राजनीतिक प्रणालियों से था जिन्हें सामंतवादी या नौकरशाही वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें नौकरशाही के उदय के कारण। तो नौकरशाही का उद्भव किस कारण से हुआ है, तो इसके कुछ कारण विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। तो इसमें पहला कारण देखिए आर्थिक विकास, ठीक है। तो पहला कारण है इसका आर्थिक विकास। तो इसमें क्या होता है, तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात तीव्र आर्थिक विकास हुआ, तेजी से विकास होना शुरू हुआ, जिससे पूंजीवादी मौद्रिक अर्थव्यवस्था व बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना होती है और इससे राज्य की आय और कर में वृद्धि होती है और इन्हीं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारी तंत्र की स्थापना की गई है। तो आज वास्तव में देखा जाए तो जो प्रशासन होता है उसको संभालने का कार्य प्रशासनिक वर्ग अर्थात अधिकारी ही करते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी आवश्यकता हुई या इसलिए इसका उद्भव हुआ नौकरशाही का। इसके बाद फिर अगला है इसमें जटिल सरकारी कार्य। तो सभ्यता के विकास व
शासन प्रशासन की पद्धतियों में सुधार के साथ सरकार के कार्यों में वृद्धि होती गई और इन कार्यों में जटिलता भी आती गई और राज्य के नियामकी कार्यों के साथ लोक कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि हुई और इन कार्यों को संपन्न करने के लिए दक्ष प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता महसूस होती है और इसी कारण से फिर नौकरशाही का उदय हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र तो आप जानते ही हैं क्या होता है लोकतंत्र, तो सीधा सा सरल अर्थ होता है जनता का शासन। तो लोकतंत्र से सरकार के कार्यों में वृद्धि होती गई और लोकतांत्रिक संगठनों व अधिकारी तंत्र का साथ साथ विकास होता चला गया और लोकतंत्र के कारण ही जनता ने नौकरशाही को स्वीकार भी किया है। और आज हम देखते हैं जनता को व्यवस्थित रखने के लिए या जनता में कानून का पालन करवाने के लिए अधिकारी वर्ग की आवश्यकता होती है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं हमारी संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा, तो उन कानून को लागू करने का कार्य हमारा प्रशासनिक वर्ग अर्थात अधिकारी वर्ग ही करता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है सरकार के आकार में वृद्धि। तो आर्थिक विकास व लोकतंत्र के कारण विभिन्न कार्यों में वृद्धि होती गई एवं नए नए विभागों का गठन किया जाता रहा। फिर इसके बाद में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कार्यों में भी वृद्धि होती चली गई और इसी के कारण सरकार के कार्य सरकार के आकार इसमें वृद्धि होती गई और इन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए योग्य प्रशिक्षित कार्मिकों से युक्त नौकरशाही की आवश्यकता महसूस होती है। फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें तर्कवाद। तो शिक्षा व विज्ञान के विकास ने जनता की तर्क शक्ति में वृद्धि की है जिससे लोग अपने अधिकारों को सरकार के कार्यों के प्रति जागरूक हुए। तो जैसे अपन देखते हैं शिक्षा का विकास हुआ तो शिक्षा के विकास के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इसके बाद में सरकार क्या कार्य करती है इसके प्रति भी लोग जागरूक होने लगे और इनकी पूर्ति के लिए नौकरशाही जैसे तंत्र की आवश्यकता महसूस होती है। इस कारण से नौकरशाही का उदय हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नौकरशाही के उदय के कारण क्या है। ठीक है, तो 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 3 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको ये साइड हेडिंग लिखना होगा। 5 नंबर में अगर पूछा जाता है तो साइड हेडिंग लिखने के बाद में आपको इनकी व्याख्या भी लिखनी होगी। तो अगला पॉइंट देखिए इसमें केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण 18वीं व 19वीं शताब्दी में यूरोप में सरकारों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। निरंकुशता और केंद्र उन्मुख शक्तिशाली प्रशासन के लिए नौकरशाही जैसे तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई जिसके कारण इसका उदय होता है। केंद्रीकरण का अर्थ आप जानते हैं कि एक शक्ति मतलब जो केंद्रीकरण होता है इसका तात्पर्य यह होगा कि जो भी केंद्र सरकार होगी समस्त शक्तियां उसके पास होगी, यह होता है केंद्रीकरण। ठीक है, मतलब जो अधिकार या शक्ति किसी एक के पास होती है तो उसको अपन कहते हैं केंद्रीकरण। ठीक है, हमारे भारत में अपन देखते हैं तो भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकार भी है। अगर हमारे भारत में स्थानीय सरकार और राज्य सरकार नहीं होती तो फिर अकेले शासन कौन करती? केंद्र सरकार, तो उसको फिर हम कहते हैं केंद्रीकरण। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है नौकरशाही का स्थायी रूप। तो नौकरशाही का स्थायी स्वरूप इसमें क्या होता है? तो अस्थायी सरकारों व उथल पुथल के दौर में नौकरशाही के स्थायी स्वरूप ने एक विश्वसनीय विकल्प दिया है जो कि सरकार के बदलने व बदलाव के दौर में भी प्रशासनिक कार्यों को निरंतर जारी रखने में सक्षम होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कई बार सरकार बदल जाती है, नेता जो होते हैं आते हैं चले जाते हैं, लेकिन नौकरशाही में कार्य करने वाले जो अधिकारी वर्ग होते हैं ये वही रहते हैं। ठीक है, ये जब इनकी एज हो जाती है उसके बाद ही इनका रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो सरकारें बदलती रहती है लेकिन जो अधिकारी वर्ग होते हैं ये नहीं बदलते। ठीक है, ये तो सब अपने पद पर ही कार्य करते रहते हैं और समय समय पर सरकार को सुझाव देते रहते हैं। तो आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा कि कोई भी अगर पॉलिसी बनती है तो पहले अधिकारी वर्ग ही नेता को सुझाव देता है। ठीक है, इसके बाद फिर समय समय पर सुझाव देने का कार्य अधिकारी वर्ग ही करते हैं नेताओं को। इसके बाद आगे देखिए, नौकरशाही में जो अधिकारी वर्ग होते हैं ये तटस्थता, निष्पक्षता, निर्वैयक्तिकता आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं और इसके स्थायित्व व विकास में योगदान देते हैं।
ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उपयुक्त सभी कारण हैं जिसकी वजह से नौकरशाही का उदय हुआ है। तो ये नौकरशाही के उदय के कारण है जो हमने बताए आपको। फिर इसके बाद में जो कारण बताए हैं, इनके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे राजशाही का पतन, राष्ट्रवाद, विभिन्न आर्थिक राजनीतिक संकट, संचार व परिवहन साधनों का विकास आदि ने भी नौकरशाही के उदय के कारण में या नौकरशाही के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें नौकरशाही के प्रकार। तो नौकरशाही के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसमें मार्टिन मार्क्स नाम के विद्वान ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला देखिए इसमें अभिभावक नौकरशाही। ठीक है, तो अभिभावक का मतलब क्या होता है? जो देखभाल करने वाला होता है, ठीक है, पालन करता होता है, तो उसे हम कहते हैं अभिभावक। तो अभिभावक नौकरशाही क्या होती है ये देखिए। तो यह नौकरशाही स्वयं को जनता का संरक्षक मानती है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जो अभिभावक होते हैं तो ये भी अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, संरक्षण का कार्य करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब हम अभिभावक नौकरशाही की बात करते हैं तो यह नौकरशाही संरक्षक का कार्य करती है, जनता की सुरक्षा करती है। ठीक है, और यह अधिकार युक्त, परंपरावादी व निरंकुश होती है और साथ ही न्यायपूर्ण, सक्षम, कार्यकुशल व दक्ष भी होती है, मगर यह जनमत की अवहेलना नहीं करती है और इसमें परंपरागत रूप से नियुक्त अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो जो पुराने समय से अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रथा चली आ रही है तो उसी आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है और ये जनता की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जनता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब इसके बाद में इसके कुछ उदाहरण हैं। तो कुछ उदाहरण जैसे शुंग काल के उदय तक की नौकरशाही भारत में, फिर इसके बाद में चीन की नौकरशाही, फिर इसके बाद में जर्मनी या प्रशा की नौकरशाही जो 1640 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक रही थी। ठीक है, तो ये नौकरशाही अभिभावक नौकरशाही कहलाती है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें जाति नौकरशाही। तो जाति नौकरशाही क्या है? तो इसमें देखिए, तो यह नौकरशाही समाज के वर्ग विशेष से संबंधित होती है और इसमें कार्मिक समाज के विशेष उच्च वर्ग से आते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कार्मिक कहाँ से आएंगे? उच्च वर्ग से आते हैं और नौकरशाहों के पदों पर अपना आधिपत्य बनाए रखते हैं। तो नौकरशाही के जो पद होते हैं उस पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, और जब ये नौकरशाही के पद पर कार्य करते हैं तो इन्हें ही कहा जाता है नौकरशाह। ठीक है, अब इसके बाद में उदाहरण क्या है इसका? तो इसका उदाहरण आता है, प्राचीन भारत के अधिकारी वर्ग केवल उच्च जाति के व्यक्ति ही होते थे और प्राचीन ब्रिटेन में नौकरशाही का कुलीन वर्ग सिद्धांत इसका उदाहरण है। इसके बाद फिर अगला आता है संरक्षक नौकरशाही। तो इस नौकरशाही को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और इसे लूट पद्धति या पद पुरस्कार व्यवस्था भी कहा जाता है। और इस प्रकार की जो नौकरशाही है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती थी। ठीक है, और इसमें कार्मिकों को पद राजनीतिक पार्टी से संबंध के आधार पर या संबंध के आधार पर प्राप्त होता है, पुरस्कार के आधार पर या आग्रह के आधार पर प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी के साथ कार्य करेगा, राजनीतिक पार्टी का सहयोग करेगा, झंडा, बैनर, पोस्टर आदि में सहयोग करेगा और जब उस पार्टी की सरकार बनती है तो उस पार्टी के जो नेता होते हैं ये इन लोगों को नियुक्त कर लेते हैं। ऐसे नौकरशाही को संरक्षक नौकरशाही कहा जाता है। तो ऐसे नौकरशाही संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले पाई जाती थी लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पद्धति को समाप्त करने के लिए वहां पर एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था पेडल्टन एक्ट। तो इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी नौकरी ऐसे ही मिलती थी कृपा के आधार पर। मतलब नेता की जिसकी इच्छा होगी, जिस नेता की इच्छा होगी वह नेता अपने पहचान वाले लोगों को या अपने सगे संबंधियों को नियुक्त करता था। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस पद्धति को कहा जाता है लूट पद्धति। और ऐसे लूट पद्धति से जो भी नियुक्त होते थे ऐसे नौकरशाहों को संरक्षक नौकरशाही कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जाता है योग्यता आधारित नौकरशाही। तो इस नौकरशाही में कार्मिकों की नियुक्ति निर्धारित नियमों
और प्रक्रियाओं के द्वारा होती है और बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी अनुग्रह के, बिना किसी संरक्षण के, ठीक है, सिर्फ योग्यता के दम पर या योग्यता के आधार पर इसमें कार्मिकों का चयन किया जाता है और उनकी नियुक्ति की जाती है। और यह नौकरशाही का सबसे प्रभावी रूप माना जाता है और यही नौकरशाही अब विश्व में विद्यमान है और हमारे भारत में भी इसी प्रकार की नौकरशाही है। ठीक है, तो उदाहरण है इसका वर्तमान दौर की नौकरशाही, यह योग्यता आधारित नौकरशाही ही है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर मैक्स वेबर ने उपर्युक्त के अलावा एक और नौकरशाही को बताया है जिसे प्रतिनिधि नौकरशाही कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार है फ्रेंड। एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नौकरशाही के प्रकार कितने हैं। तो नौकरशाही के प्रकार आपको अगर 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो सिर्फ आपको ये साइड हेडिंग लिखना होगा। और अगर 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नौकरशाही के प्रकार लिखिए, तो ये प्रकार लिखकर साइड हेडिंग लिखकर आपको पूरी इनकी व्याख्या भी लिखनी होगी। ठीक है, इनका वर्णन भी करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मैक्स वेबर ने एक और प्रकार बता दिया, 5वां प्रकार प्रतिनिधि नौकरशाही। तो ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्स वेबर ने एक और किस प्रकार की नौकरशाही का वर्णन किया है या उसने बताया है। तो ये प्रतिनिधि नौकरशाही के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो प्रतिनिधि नौकरशाही यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्या होगा प्रतिनिधि नौकरशाही में, तो प्रतिनिधि नौकरशाही में यह प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं अधिकारी वर्ग, इसलिए इसे प्रतिनिधि नौकरशाही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।